लास्ट टाइम हमने जब नया चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि मेरे पास एनसीईआरटी ना होने की वजह से हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स नहीं गए, दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के। आज मेरे पास एनसीईआरटी बुक मिली है मुझे सफाई के दौरान, तो मैंने सोचा कि एनसीईआरटी का जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है, जो भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के, वो करवा दिए जाएँ। तो दैट्स वाई आज हमारी क्लास हो रही है। अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस तो हमने कर लिए थे। जो न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, हमने कुछ किया था, तो वो क्वेश्चन जब आएंगे मैं आपको नहीं करवाऊंगा क्योंकि टाइम यूटिलाइजेशन के लिए फालतू में क्वेश्चंस रिपीट करने से बढ़िया आप लोग पिछली वीडियो को जाके देख लेना, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हाँ, जो क्वेश्चंस मैंने नहीं करे वो करवाऊंगा, और अगर वीडियो में टाइम बचा तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज के बाद इंडेक्स के क्वेश्चंस में हम करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन भी पढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस नेट जीरो अनबैलेंस्ड फोर्स। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल फोर्स जीरो लग रहा है, नेट जीरो अनबैलेंस फोर्स का मतलब है कि कोई फोर्स नहीं लग रहा। इज इट पॉसिबल दैट ऑब्जेक्ट भी ट्रेवलिंग विद नॉन जीरो वेलोसिटी? क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा हो, मतलब फोर्स नहीं लग रहा पर फिर भी वो चल रहा है, ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि फोर्स नहीं लगने पे वेलोसिटी जो है वो कॉन्टिन्यूअसली सेम रहती है, चेंज नहीं होती। मतलब एन ऑब्जेक्ट वांट्स टू कंटिन्यू स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस फोर्स इज अप्लाइड। तो भैया अगर मैं फोर्स अप्लाई ना भी करूं तो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा। तो आंसर क्या है इसका? यस, इट इज पॉसिबल। इफ एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज नेट जीरो देन ऑब्जेक्ट विल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। एक ही वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, मतलब फोर्स जीरो है मगर वेलोसिटी नॉन जीरो है, कुछ वैल्यू है वेलोसिटी की, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या था कि यस, इट इज पॉसिबल व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। When a carpet is beaten with a stick, dust comes out of it. Explain this. सिंपल है। देखो, बेडशीट या कारपेट और डस्ट दोनों रेस्ट पर थे। जब आपने स्ट्राइक करा, किसी चीज से मारा, तो बेडशीट या कारपेट कम्स इनटू मोशन, बट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट डस्ट पार्टिकल्स थोड़ी देर के लिए वहीं रह गए। तो एक टाइम आएगा ना जब कारपेट और डस्ट पार्टिकल्स अलग अलग हो जाएंगे। तो यस, दिस इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और ये किस चीज का एग्जांपल है? न्यूटन के फर्स्ट लॉ का। अब दोबारा समझ लो एक बार कि जो तुम्हारा कारपेट है रेस्ट पे, डस्ट पार्टिकल भी क्या है? रेस्ट पे। सडनली जब आपने स्ट्राइक किया तो क्या हुआ? कारपेट मोशन में आके डस्ट पार्टिकल इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वहीं रह गया। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा? कारपेट और डस्ट पार्टिकल अलग अलग हो जाएंगे, तो इसी वजह से डस्ट कम्स आउट ऑफ द कारपेट। अगर आपसे कोई पूछता है किस वजह से, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। बाकी एक्सप्लेन कैसे करना आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करके एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है व्हाई इट इज एडवाइज टू टाई लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ बस। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि क्यों कहते हैं कि जो गाड़ी चल रही होती है उसकी छत जो होती है ना, उसके ऊपर सामान को बांध के रखना चाहिए। आप लोगों ने कभी किसी अदर स्टेट्स वगैरह में ट्रैवल किया होगा, तो बस में क्या करते हैं, कुछ लोग अंदर रहते हैं और जो एक्सेस सामान होता है, लगेज होता है भारी भरकम, उसको उठा के बस की रूफ पे डाल देते हैं, उसे बांध देते हैं। तो सवाल पूछो उसे बांधते क्यों है? अगेन मैंने इसका आंसर पहले ही आपको दे दिया है चैप्टर में, मैं फिर भी बता देता हूँ कि जब बस चल रही होती है तो सामान भी चल रहा होता है, लेकिन जब बस ब्रेक अप्लाई होता है तो सडनली ब्रेक किस पे अप्लाई होता है? बस पे। तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट छत पे रखा हुआ है वो क्या होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉलो हो जाएगा। एट द सेम टाइम जब बस सडनली स्टार्ट होती है तो बस रेस्ट पे था, सामान भी रेस्ट पे था। जब सडनली स्टार्ट हुआ तो फोर्स बस पे लगा, तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो ऑब्जेक्ट है जो छत पे रखा हुआ है दैट विल फॉल इन बैकवर्ड डायरेक्शन। याद रखिएगा, ब्रेक मारने पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में और रेस्ट देने पे बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो वो ना गिरे इसलिए हम क्या करते हैं? उसे रस्सी से बांध देते हैं। आगे कह रहे हैं अ बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल which then rolls on the level ground. After covering a short distance, the ball comes to rest. The ball stops due to। वैसे आंसर इसमें बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, आप लोग खुद से पढ़ लेना। मैं आपको फिर भी बताता हूँ। बॉल के स्टॉप होने का रीजन क्या है? फ्रिक्शन। बॉल और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन है, वो फ्रिक्शन क्या करती है? एक्सटर्नल अनबैलेंस की तरह एक्ट करती है और बॉल के मोशन को क्या कर देती है? खत्म कर देती है। इसलिए करो द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू फोर्स, देयर इज फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग मोशन, there is no unbalanced force। बेटा इसका आंसर सी होगा, there is force opposing the direction of motion, ठीक है। अगला है a truck starts from rest। क्वेश्चन नंबर 5 में लास्ट वीडियो में आपको करा चुका हूं, तो ये मैं नहीं करा रहा। जिनको भी इसमें क्वेरी हो, डाउट हो, मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी आप लोग पिछली वीडियोस देखोगे तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6 स्टोन ऑफ मास, ये भी मैं पिछले क्लास में करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 8,000 किलोग्राम इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स, ये भी हम फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल में कर चुके हैं। ऑटोमोबाइल एज व्हीकल, ये भी हम कर चुके हैं। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करता हूँ, व्हाट इज मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेलोसिटी v और मास m दे रखा है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है आपके पास बेटा? मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो आप देख सकते हैं ना कौन सा आंसर मैच कर रहा है। पहला आंसर है mv स्क्वायर, दूसरा आंसर है mv का होल स्क्वायर, दूसरा है mv स्क्वायर, तीसरा है हाफ mv स्क्वायर, चौथा है mv। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर कौन सा मैच हो रहा है? सी, हाफ नहीं डी, mv। याद रहेगा, मोमेंटम पूछा था, मोमेंटम क्या था? मास इनटू वेलोसिटी। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी। आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में, यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट फ्लोर विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स कह रहा है। अब समझने की बात क्या है, ध्यान से देखना। एक फ्लोर है, फ्लोर पे मैं क्या कर रहा हूँ? 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ। उसके ऊपर एक बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर क्या करें? 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये बॉक्स क्या करे? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। किससे मूव करे? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। क्वेश्चन नंबर 10 का बेटा, एक फ्लोर है, फ्लोर के ऊपर मैं 200 न्यूटन इस पे लगा रहा हूँ बॉक्स के ऊपर, और मैं चाहता हूँ कि बॉक्स कैसे मूव करे? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। तो कितना फ्रिक्शनल फोर्स होगा? अब ध्यान से सुनना, सिंपल सी बात आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी चीज कांस्टेंट वेलोसिटी से कब मूव करती है? एज पर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जब एक्सटर्नल फोर्स क्या हो? जीरो। कोई भी चीज कांस्टेंट वेलोसिटी से तब मूव करती है जब एक्सटर्नल फोर्स क्या हो? जीरो। तो इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स जीरो चाहिए। तो यहाँ पे 200 न्यूटन का फोर्स राइट जा रहा है, तो इधर भी एक फोर्स लगना चाहिए 200 न्यूटन का, तभी तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। तो उसने पूछा था फ्रिक्शनल फोर्स कितना चाहिए, तो आंसर है कि हमें फ्रिक्शनल फोर्स कितना चाहिए? 200 न्यूटन का। याद रहेगा। तो अगर मैं 200 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स लगाऊंगा तो ये ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। क्लियर हो गया? चलो, क्वेश्चन नंबर 10 तो हो चुका है अपना, हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 11 हमने नहीं किया था, हम करेंगे अभी। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई आपको ध्यान से एकदम करना पड़ेगा, अदरवाइज तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी। उसके बाद सब जानते ही हो। क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूं 11 की, तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या क्या गिवन है एक बार देख लेते हैं। टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 1.5 किलोग्राम ईच, दो ऑब्जेक्ट है, पहला और दूसरा, दोनों का मास कितना है? 1.5 किलोग्राम। डन। दे आर मूविंग सेम से बट इन अपोजिट डायरेक्शन, और ऐसे करके दोनों मूव कर रहे हैं, एक इधर मूव कर रहा है और एक इधर मूव कर रहा है, दोनों की दे आर मूविंग द सेम डायरेक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकंड। इसकी वेलोसिटी है 2.5 मीटर पर सेकंड और इसकी वेलोसिटी भी है 2.5 मीटर पर सेकंड। बट मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, क्या? दोनों का डायरेक्शन क्या अपोजिट है, तो हम इसकी वेलोसिटी क्या लेंगे? नेगेटिव। समझ रहे हो ना, एक इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है, तो वही लाइन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यूज कर लिया। राइट वाला क्या होता है? पॉजिटिव, लेफ्ट वाला क्या होता है? नेगेटिव। तो वही हमने यूज कर लिया, एक को हमने पॉजिटिव मान लिया, एक को हमने क्या कर लिया? नेगेटिव मान लिया। कह रहे दोनों टकरा गए, कह रहे दोनों को टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी कितनी होगी? ठीक है, तो मान लेते हैं लेट वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी क्या है? लेट्स से v है। अब याद है ना आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या कहा था? m1v plus m2v is equals to m1u1 plus m2u2। बेसिकली ये m1v1 plus m2v2 था। अब यहाँ पर वैल्यूज डाल देते हैं। m1, अच्छा मैं एक चीज और कह सकता हूँ कि m1 और m2 दोनों बराबर, दोनों को m ले सकते हैं ना बेटा, mv1 plus mv2। अच्छा उसमें एक चीज और मैं बताता हूँ, दोनों कंबाइन करेंगे द वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, क्योंकि दोनों कंबाइन कर चुके हैं, दोनों की कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? v और v। अच्छा m1 और m2 को भी हम क्या लिख सकते हैं? बराबर, क्योंकि m1 m2 दोनों बराबर, तो उसका m मान लिया, तो mv plus mv is equals to m1u1। अब m1 को m ले लेते हैं और u1 कितना था? 2.5 प्लस m इंटू माइनस 2.5। कुछ करोगे सॉल्व तो आपको क्या पता चलेगा कि आ गया तुम्हारा 2.5m माइनस 2.5m, कितना आ गया? 0। अब यहाँ कुछ कॉमन है, भी कॉमन ले लिया, क्या बचा? m प्लस m
यानी v इंटू 2m इज इक्वल टू 0। तो v कितना आ गया 0 अपॉन में 2m दैट इज 0। तो भैया जब ये दोनों टकराएंगे तो टकराने के बाद दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। इसे ऐसे समझ सकते हो कि दोनों का फोर्स बराबर था, दोनों का सब कुछ बराबर था, दोनों टकरा के वहीं रुके, ना इधर गया ना इधर गया, तो दोनों कंबाइंड होकर रुक गए हैं, चल नहीं रहे। क्वेश्चन में कहा था कि दोनों कंबाइंड होकर मूव कर रहे हैं, बट एक्चुअली में कंबाइंड होकर मूव नहीं कर रहे, कंबाइंड होकर वहीं पर रुक गए। तो एक बार जल्दी दोबारा समझ लेते हैं क्या फंडा हुआ है पूरे क्वेश्चन में। दोनों का मास सेम था, मैंने m मान के 1.5 ले लिया। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, यहां लिख देना फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन क्या है, सेम है। तो m1 के बदले mv कर दिया हमने, क्योंकि कोलाइड हो गए उसमें टुगेदर के लिए हमने क्या कर दिया, v कर दिया। ऐसे करके पूरी वैल्यूज पुट करी, अल्टीमेटली राइट साइड 0 आ गया। यहां से m1 2m ये उधर चला गया, तो 0 अपॉन में एनीथिंग इज 0, तो वेलोसिटी कितनी है 0। इसको ऐसे लिख देना 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो वो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो भैया व्हाट विल द वेलोसिटी, ठीक है चलो। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन वी पुश ऑन द बोर्ड द ऑब्जेक्ट pushes back on us with equal and opposite force. If the object is a massive truck parked along with the roadside, will it probably a student justifies this by answering that cancel out each other. Comment the logic, explain the why does the truck does not move. ठीक है, एक बार क्वेश्चन दोबारा सुन लो। According to the third law of motion, when we push an object, the object pushes us back. समझ गए? अगर हम किसी चीज को धकेलते हैं तो वो भी हमें धकेलेगा, ठीक है। The object, if the object is massive truck along the roadside, it will probably not move. A student justifies that answer by answering that the two opposite and equal forces cancel each other. Comment on this logic. Explain why the truck does not move. चलो मैं समझा देता हूँ। हालांकि आपके लेवल पे आप बोल सकते हो कि हाँ चलो मान लेते हैं कि सिंपली सवाल में पूछा है कि एक बच्चा ट्रक को धकेल रहा है, तो जब ट्रक को धकेला तो ट्रक मूव क्यों नहीं कर रहा, ये सवाल पूछा उसने। तो कह रहे हैं कि बच्चा कह रहा है कि इक्वल और अपोजिट फोर्स है, इसलिए दोनों ने कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ यहाँ पे कि न्यूटन के थर्ड लॉ में जो इक्वल और अपोजिट फोर्स है वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। और वो कैंसिल क्यों नहीं करते इसका मैंने रीजन बताया था, क्योंकि वो दोनों फोर्स अलग अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है। लेकिन सवाल यही आता है कि फिर वो ट्रक मूव क्यों नहीं कर रहा। तो ट्रक मूव ना करने का आपको आंसर क्या बताना है, ध्यान से देखना। एक्सेलरेशन, देखो एफ का फॉर्मूला क्या होता है, एम है, ठीक है। यहां से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एफ अपॉन में एम। तो ट्रक के केस में मास बहुत ज्यादा है तो एक्सेलरेशन ऑलरेडी बहुत कम हो जाएगा, याद रहेगा। तो आपको सिंपली इतना बोलना है कि ट्रक के ऊपर जो बच्चा फोर्स लगा रहा है तो ट्रक का मास बहुत ज्यादा है, मास बहुत ज्यादा होने की वजह से एक्सेलरेशन लगभग नेग्लिजिबल है, इसलिए ट्रक मूव नहीं करती, याद रहेगा। इसलिए ट्रक मूव नहीं करती, बच्चा ट्रक के ऊपर फोर्स बहुत ज्यादा लगा रहा है बट ट्रक का मास जो है वो बहुत ज्यादा है, तो मास बहुत ज्यादा होने की वजह से जो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, और फोर्स भी बच्चा कम ही लगा पा रहा होगा। आगे बात समझ में नहीं आई। तो यहाँ पर न्यूटन के थर्ड लॉ का इस्तेमाल ना करके हम सेकंड लॉ का इस्तेमाल करके बोल सकते हैं F बराबर ma है, एक्सेलरेशन के लिए फोर्स अपॉन मास, मास इज मच ग्रेटर, दैट्स व्हाई फोर्स इज लेसर, एक्सेलरेशन इज नेग्लिजिबल। तो बस विल नॉट मूव, ये ट्रक विल नॉट मूव। क्लियर होगी बात। चलो अगला क्वेश्चन पे आया जाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 11 हो चुका भैया, ये क्वेश्चन 12 था जो हमने अभी डिस्कस करा है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ जल्दी जल्दी एकदम गतिमान होकर। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या कहता है आपसे क्वेश्चन नंबर 13? कहता है अ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम। भैया मास दे रखा है 200 ग्राम, लेट इट बी मास m1 मान लेते हैं। ट्रैवलिंग एट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, u इज गिवन टू you 10 मीटर पर सेकेंड, इज स्ट्रक विथ हॉकी बैट, ठीक है। बॉल ऐसे जा रही थी और किसी बैट से टकरा करके ऐसे वापस आ गई, एंड रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पाथ विथ वेलोसिटी। तो इनिशियली वेलोसिटी इतनी थी 10 मीटर पर सेकंड, फाइनली कितनी हो गई 5 मीटर पर सेकंड। अब एक बात ध्यान रखना कि पहले जहाँ ऐसे रही थी इक्वेशन में पॉजिटिव आएगी, ऐसे हम क्या लेंगे नेगेटिव, तो दिस वन इज नेगेटिव। अब आपसे बोला क्या है, कैलकुलेट चेंज इन मोमेंटम ऑफ द
कैलकुलेट चेंज इन मोमेंटम ऑफ द हॉकी बॉल बाय फोर्स अप्लाइड ऑन द हॉकी बॉल। ठीक है, तो सिंपल सी बात उसने बोला है मोमेंटम चेंज निकालना है। तो बेटा पहले तो मास को किलोग्राम में चेंज कर लो, 200 बटे में 1000, तो 2 0 से 0 0 कट गया और ये आ गया तुम्हारा 0.2 किलोग्राम। अब चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला याद है आपको क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम तो हो जाएगा P2 माइनस P1 या फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या हो जाएगा mv माइनस mu, तो ले लो mv माइनस u डन। तो m इज आपके पास 0.2, v फाइनल वाला -5 और -10 कितना हो गया 0.2 इंटू -15 क्या होगा 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और ये क्या आ जाएगा माइनस में। माइनस में आने का मतलब क्या है, मोमेंटम को उसने अपोजिट वे में चेंज कर दिया, मतलब पहले मोमेंटम राइट की तरफ जा रहा है, मोमेंटम लेफ्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो बॉल में चेंज मोमेंटम नेगेटिव, अब नेगेटिव ना लेकर भी डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। एक बार जल्दी दोबारा देख लो, P2 माइनस P1 लगा दिया, mv माइनस mg, m को मिल लिया v माइनस u आ गया, m की वैल्यू डाल दी, फिर v और u की डाली, 15 दूनी 30, तो ऐसे करके हमने पूरा क्या कर लिया, इसको मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन कैसे होने वाला है। डन, एक बार आप इसको नोट डाउन करो, बाहर बैकग्राउंड को शो हो रहा है तो थोड़ा सा देखता हूँ किससे शो हो रहा है, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। हेलो गाइस, क्वेश्चन हम आगे कंटिन्यू करते हैं। बीच में कुछ रुकावट आ गई थी जिस वजह से थोड़ा सा रुकना पड़ा। रुकावट इन वजह से बाहर कुछ लोग आ गए थे। हो सकता है तुम्हें वॉइस सुनने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि गर्मी ज़्यादा होने की वजह से पंखा चलाना पड़ा है, तो एक बार थोड़ा सा एडजस्ट कर लो तो फोन चल जाएगा तुम्हारा। ठीक, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर आई गेस, हाँ क्वेश्चन नंबर 14। देन आगे क्वेश्चन नंबर 14 पे क्या कह रहे हैं, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, तो m1 कितना दे रखा है आपको पता है 10 ग्राम दे रखा है, इसमें 10 अपॉन में 1000 यानी 1/100 किलोग्राम इज हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी 150 मीटर। तो वेलोसिटी इसकी कितनी दे रखी है 150 मीटर पर सेकंड। ये बुलेट का मास इतना है, इसकी वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकंड दे रखी है। स्ट्राइक्स अ वुडन ब्लॉक एंड कम्स टू रेस्ट इन, फाइनल वेलोसिटी 0 और टाइम कितना दे रखा है 0.03 सेकंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट, also calculate the magnitude of force by wooden block on the bullet। फोर्स भी निकालना है, चलो निकाल। ध्यान से देखना, एक बुलेट का मास है गिवन आपको, इस स्पीड से चल रहा था, इस स्पीड में आ गया इतनी देर में। डन, और कुछ क्वेश्चन और भी दिया हुआ था, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। ये ऐसे करके कुछ बुलेट है, ये बुलेट इस वुडन ब्लॉक्स में टकराता है, टकराने के बाद कुछ अंदर तक जाता है फिर रुक जाता है। कितना अंदर तक जाता है एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन, मतलब वो कितना अंदर तक गया ये निकालना है, एस निकालना है अपने को। और नेक्स्ट चीज कह रहा है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स भी निकालना है आपको। डन, तो चलो शुरू करते हैं। हमारे पास इक्वेशंस याद है आपको क्या कहें, तो v बराबर u प्लस at, ठीक है, एक है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, और एक s बराबर ut प्लस हाफ ad स्क्वायर। डन, तो अपने को सबसे पहले चाहिए क्या, अपने को चाहिए टाइम, टाइम है अपने पास, अपने को क्या चाहिए एक्सेलरेशन चाहिए, और अपने को क्या चाहिए s चाहिए। तो पहले हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। v का फॉर्मूला क्या होता है बेटा आपके पास u प्लस at, तो v कितना है आपके पास, क्वेश्चन में 0 रुक गया है ना, 0 इज इक्वल्स टू u, u is 150 प्लस 80, a is हमें नहीं पता, t कितना आपके पास 0.03। डन, यहाँ से a इंटू 0.03 कितना आ जाएगा -150, यहाँ से a कितना आ जाएगा -150 अपॉन में 0.03। इस पॉइंट पर डालने के ऊपर क्या कर देंगे 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 5 अब देखो यहाँ से कितना आ गया -5000 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। एक बार कैलकुलेशन में चेक कर लो, बेसिकली कभी कभी गलती हो जाती है, मेरे से क्या सबसे ज्यादा है, मैंने
100 लगा के 3 5 सा 15 150 का 50 हो गया, फिर 5 1 सा 5 ट्रिपल 0, तो 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। फिर यहाँ से हमारा ए आ चुका है, तो यहाँ से हम एफ निकाल लेंगे, एस निकालना था। तो एस का फॉर्मूला अपने पास क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a एस। एस से एस कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a। तो वी स्क्वायर अपने को पता नहीं, ठीक है, यू स्क्वायर अपने को पता है, तो कितना हो जाएगा माइनस 150 इंटू माइनस 150, यू स्क्वायर था ना बेटा, देखो 150 अपॉन में 2a, तो 2 इंटू में a 5000, क्या गया तुम्हारा 5000। और यहाँ से कुछ कट रहा है, 0 से 0 तुम्हारा कट गया, डन। अब आ गया तुम्हारा माइनस 15 इंटू माइनस 15 अपॉन में 2 इंटू 50, तो कर देते काम इसका भी तमाम। 5 3 जा 5 10 जा, वही माइनस 7 प्लस हो गया, 5 3 जा 5 10 जा, फिर 5 3 जा 5 2 जा, ये आ गया तुम्हारा 3 3 जा 9 बाय 2 2 जा 4, क्या है तुम्हारा 9 अपॉन में 4, 4 2 जा 8 1 0 4 2 जा 8 2 0 4 20 2.25 मीटर, ठीक है। और लास्ट में हमें क्या निकालना था, फोर्स निकालना था। फोर्स क्या होता है, m इंटू ए। तो भैया m आपके पास कितना है, 1 अपॉन में 100 इंटू ए कितना आ गया माइनस 5000, जो भी आएगा आपका आंसर न्यूटन में। ये बस जल्दी नोट डाउन करो, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे अपने को क्या करना है। डन। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आज क्वेश्चन नंबर 15 पे। मेरे बाहर का शो थोड़ा जाता है, ये वाला वीडियो बनाने से मुझे देखने में बहुत होती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 तो चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाओ, उनका जवाब कम हो जाएगी बाहर की। An object of mass 1 kilogram is moving in a straight line with velocity 10 meter per second provides to sticks to a stationary wooden block 5 meter per second, and they both move together in a same straight line. Calculate the total momentum just before the impact and total momentum just after the impact. Also calculate the velocity of the combined object. जो मैंने क्वेश्चन जल्दी पढ़ लिया, खुद को समझने के लिए आप समझ लो जल्दी क्या कह रहा है। An object of mass 1 kilogram, नंबर 14 पे हम देख क्या कह रहे हैं। A bullet of mass 10 gram is traveling horizontally with a velocity 150 मीटर पर सेकंड। ये बुलेट कितना है, क्वेश्चन नंबर 15 पे। An object of mass 1 kilogram carrying with velocity 10 मीटर पर सेकंड provides with another object, ये दूसरा ऑब्जेक्ट के साथ टकराता है जिसका मास और वेलोसिटी दे। टकराने के बाद है ना, दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ मूव करते हैं तो इनकी वेलोसिटी भी हो जाएगी अलग से, ठीक है। अब पूछ रहा है कैलकुलेट टोटल मोमेंटम बिफोर द इम्पैक्ट, ठीक है। अगर मैं बिफोर इम्पैक्ट की बात करता हूँ तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2। m1 इज 1 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 0, कितना आ गया 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो तुम्हारा टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ आफ्टर इम्पैक्ट, आफ्टर इम्पैक्ट भी कितना होगा 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसका रीजन तो सबको पता है ना, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन क्या होता है, सेम होता है। यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। शुरू करते हैं मैसेज देखना, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v प्लस m2 v। v क्यों लिया, दोनों चिपक चुके हैं एक साथ, मतलब एक साथ स्टिक हो गए। v कॉमन आया कितना से m1 प्लस m2, और पहले कितना आया था 10 आया था, तो v तुम्हारा कितना हो जाएगा 10 अपॉन में m1 प्लस m2, 5 प्लस 1 6, क्या है तुम्हारा 5/3 मीटर पर सेकेंड। हम इसकी वैल्यूज पुट कर दें, ठीक है। इसके बाद अब जितने भी क्वेश्चंस बच गए ना बेटा, 2 या 3 रह गए, तो क्वेश्चंस आपको खुद से ट्राई करने हैं। तो अब हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन कंप्लीटली खत्म हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा जो भी हम क्लास शुरू होंगी तो क्लास के बीच में और क्वेश्चंस करेंगे, या लॉकडाउन ना चाहते हुए अगर ज़्यादा चला गया तो फिर मैं ऑनलाइन ही और
क्वेश्चंस कराऊंगा एनसीईआरटी के बाहर के भी। इन बिटवीन अगर तुम्हें एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन डाउट होता है तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे या ब्राइट लिंक ऐप के थ्रू पूछ सकते हैं। बाय, थैंक यू।